मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दसवें घर के साथ रिलेटेड डिजीज की। उसमें दसवां घर जो है वो कुंडली का लगन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें से ज़्यादा लोग इसको दूसरा लगन भी मानते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इसे जीनत ऑफ वंस लाइफ और इंटरनल पल्सेस का नाम भी इसके साथ जोड़ा, जो आपकी बॉडी माइंड की इंटरनल पल्सेस होती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके नाम, मान सम्मान, प्रोफेशन का घर है, प्रोफेशन के साइज का घर है, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स का घर है, आपके बॉस का घर है, आपके उस प्रोफेशन का घर है जिसके नाम से आप जाने जाते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई पीसीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है। जिस नाम से आप जाने जाते हैं, दसवां घर उस नाम तक आपको लेके जाता है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि दसवें घर में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर हैं, और उन बीमारियों को लगने के लिए कारका प्लैनेट कौन है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे इस घर से रिलेटेड बीमारियां देती हैं। इंट्रोडक्शन में यही कहूँगा कि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन होता है, जिसका मालिक सैटर्न होता है। इसलिए सैटर्न यहाँ का बाय डिफ़ॉल्ट मालिक हो गया, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे अवार्ड्स हैं, ऑनर है, कुछ भी है। इस घर का जो नेचुरल मालिक हो गया सैटर्न है। इसको कभी नहीं भूलेंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में यहाँ कोई भी राशि हो, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में यहाँ दसवां घर है, 10वीं राशि पड़ी है। 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न होती है, मकर राशि इसको बोलते हैं, और इसका मालिक सैटर्न होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यहाँ पे आपके जो नीज होते हैं, घुटने होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं। आपकी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई जन्मजात किसी ऐसे तरीके से पैदा होता है, कोई एक उसका लिम्ब जो है वो गलत जगह पे है, या लिम्बलेस है वो, या उसकी स्पाइन खराब है, या उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, बैक में है, कोई ऐसी डिजीज जो इन हड्डियों से जुड़ी हुई है, जो दसवें घर के एरिया में आती हैं, वो इस घर से देखी जाती हैं। सबसे पहले इसी सीरीज में हम देखेंगे बैक पेन। बैक पेन बड़ी फ्रीक्वेंट लोगों में पाई जाती है। इसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो हमारा पोस्चर जो है, बैठने का तरीका ठीक नहीं होता, ज़्यादा देर हम किसी गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बैक पेन हो जाती है। और जॉइंट्स, नर्व्स, मसल्स, स्पाइन हमारी स्टिफ हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे बैक पेन हो जाती है। और जो आगे रेडिएट भी होती रहती है। कई बार इसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन भी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। और इंजरी भी कई बार हो जाती है, घुटने के आसपास, स्पाइन के पास इंजरी भी हो जाती है। तो किडनी में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। जितनी भी आपकी पेन्स हैं, मैक्सिमम पेन्स 100% लगा लो, 98% लगा लो, वो हम डायग्नोज करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक एक्यूट बैक पेन और नॉन सीरियस पैथोलॉजिकल काज इसको बोलते हैं, वो होती है। एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या कारण है? एस्ट्रोलॉजिकली बैक पेन इज वात ओरिजिनेटेड
विंडी ऑब्लिक एरी, विंडी को एरी बोलते हैं, एरी को विंडी बोलते हैं। वात ओरिजिनेटेड विंडी पेन होती है, ये एक तरह की डिजीज़ है जो सैटर्न, मरकरी और राहु इसको कंट्रोल करने वाले होते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन 10वां घर इसकी सीट होती है। These parameters when afflicted or related to trick houses, trick lords, that leads to back pain। जब ये 3 प्लैनेट सैटर्न, मरकरी, राहु, सैटर्न, मरकरी, राहु जब कभी बुरे घरों के साथ जुड़ जाते हैं, बुरे घर के स्वामी में आके बैठ जाते हैं, तो बैक पेन हम महसूस करते हैं। इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो बड़े कॉमनली हमारी हॉरोस्कोप्स में मिल जाते हैं। सैटर्न, राहु और मार्स इन फायरी साइन, जब हम कभी देखते हैं कि सैटर्न, राहु या मार्स फायरी साइन में होते हैं तो हमें पेन की प्रॉब्लम आती है। सन इन लिब्रा अफ्लिक्टेड बाई मेलेफिक्स, नीच का सूर्य, जब सूर्य एरी साइन में होता है तो उच्च का होता है, लिब्रा साइन में वो नीच का हो जाता है। नीच का सूर्य मतलब लिब्रा साइन में सूर्य बैठा हो और उसको बुरे प्लैनेट देख रहे हो, तब भी हमें पेन की प्रॉब्लम आ जाती है। लग्ना लॉर्ड इज रिलेटेड विद 6th, 8th लॉर्ड और एरी प्लैनेट्स, लगन का स्वामी जब कभी छठे 8वें घर में या छठे 8वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो और कोई एरी प्लैनेट साथ में बैठा हो, तब भी हमें प्रॉब्लम आती है पेन की। लग्ना लॉर्ड इज रिलेटेड विद 6th, 8th लॉर्ड, अफ्लिक्शन ऑफ 7th हाउस और 7th लॉर्ड, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न एंड मरकरी, कभी 7वें घर को, 7वें घर का नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में बैठी हुई राशि लिब्रा और लिब्रा के स्वामी शुक्र को, कैप्रिकॉर्न या सैटर्न को या मरकरी को जब कभी अफ्लिक्शन आती है तो हमें बैक पेन हो सकती है। मार्स एंड मरकरी आर अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न और राहु, जब कभी मंगल और बुध सैटर्न के द्वारा पीड़ित हो, राहु के द्वारा पीड़ित हो, तो भी हमें बैक प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद जो यहाँ की प्रोमिनेंट डिजीज है वो है फिजिकल डेफर्मिटीज। फिजिकल डिफॉर्मिटी से मतलब ये होता है कि कई बार जन्मजात इट इज़ मोर ए कंजेनल डिजीज़ जो बचपन में माँ के गर्भ में बच्चे को मिलती है या पैदा होने के बाद थोड़ी देर के बाद किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है। पोलियो कैन बी वन ऑफ दैम रीजन। तो जितने रीजन हैं उनमें से एक हो सकता है पोलियो भी। लेकिन इसके लिए कारका क्या है? नेचुरल लगन का कौन कारका है? नेचुरल लगन एरीज है। लगना रूल्स द बॉडी। लगन जो है हमारी बॉडी का कारक है। एरीज इज द सीट ऑफ सन इन द कारका फॉर द सेम। एरीज जो है सूर्य की परमानेंट सीट है। सूर्य यहाँ पे एक्सल्टेशन साइन में होता है, यहाँ अपनी उच्च राशि में 10 डिग्री पे होता है और यहाँ डेफर्मिटी फिजिकल डेफर्मिटीज का कारक भी सूर्य है, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है। कोई भी फिजिकल डेफर्मिटी होगी तो सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। अफ्लिक्शन ऑफ दीज बाई मेलेफिक और बाई रिलेशन विद त्रिक हाउस गिव्स राइज टू फिजिकल डेफर्मिटीज। कभी एरी साइन को, कभी सन को किसी बुरे प्लैनेट की अफ्लिक्शन होगी तो हम बोल सकते हैं, या जो ये साइन के लॉर्ड है मंगल, वो त्रिक हाउस 6, 8, 12 में होंगे, तब हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेफर्मिटी हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होगा? सैटर्न एंड केतु, जो सैटर्न एंड केतु हैं, ये 2 मेजर प्लैनेट हैं। जब ये अफ्लिक्शन में होंगे और इनके द्वारा कहीं अफ्लिक्शन होगी
तो डेफर्मिटी हो सकती है। कौन कौन से हाउस में हो सकती है? दूसरे घर में हो सकती है, छठे घर में हो सकती है, 10वें घर में हो सकती है। टॉरस साइन को, वर्गो साइन को और कैप्रिकॉर्न साइन को जब कभी प्रॉब्लम आती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैशी और एंड बोन्स, आपके चर्बी जो है उसको प्रॉब्लम आ सकती है और बोन्स का कारक है ये, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सैजिटेरियस साइन, धनु राशि जो है 9वें घर में या 9वें घर के स्वामी इसको रूल करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर और धनु राशि जो है वो बृहस्पति के द्वारा रूल की जाती है। मेलेफिक सैटर्न इन लगना इज ऑलवेज बैड एंड इंडिकेट्स डेफर्मिटीज। जो बुरा होके, जब सैटर्न जैसा प्लैनेट मेलेफिक होके बुराई के साथ लगन में आके बैठ जाता है तो एक हिंट सा मिलता है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बॉडी में कोई नुक्स हो। मार्स एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड मसल्स। मंगल हमारे मसल्स का कारक है, हमारे लिम्स का कारक है। उसको जब कभी अफलिक्शन आती है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो द क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू ड्रिंकिंग वाटर may lead to various gastrointestinal problems and also deformity of limbs। जो कई बार केमिकल का युक्त पानी, केमिकल से युक्त पानी जिसमें कैंसर जैसी डिजीज होती हैं, ऐसे केमिकल के द्वारा जो युक्त पानी हम जब पीते हैं तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ जाती है। गैस की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, IBS इंटेस्टाइन बबल सिंड्रोम की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कई बार उससे हमारी बॉडी का कोई ना कोई अंग भी खराब हो जाता है। इसकी जो पोजीशन है 3rd हाउस में माना गया है। तो ये है इसका, इसके कुछ कॉम्बिनेशन है जो प्रोमिनेंट है। वैसे तो बहुत से कॉम्बिनेशन है लेकिन 6-7 ऐसे कॉम्बिनेशन जो बहुत प्रोमिनेंट हैं। लगन, सन एंड मून आर अफलिक्टेड बाई सैटर्न और केतु। चंद्रमा भी लगन होता है, सूर्य भी लगन होता है, मून भी लगन होता है। जब ऐसे लगन जो है सैटर्न या केतु के द्वारा अफलिक्टेड हो तो ऐसा हो सकता है। सैटर्न इन लगना, सैटर्न लगन में बैठा हो। 7th एंड वीक मार्स इन कंजंक्ट विद राहु। 7वें घर में सैटर्न बैठा हो या पहले घर में सैटर्न बैठा हो और जो कम ताकत वाला मंगल है उसको देखता हो, जिसमें षडबल में उसकी ताकत कम हो, राहु के साथ बैठा उसको देखता हो तो किसी ना किसी अंग को बॉडी के खराब कर देता है। हैविली इफेक्टेड सैटर्न इन और एस्पेक्ट 2nd और 12th हाउस। जब बहुत बुरी तरह से पीड़ित शनि दूसरे घर को या 12वें घर को देखता हो तो भी हमारे अंग खराब हो सकते हैं। सैटर्न ऑब्लिक सन इन 2nd हाउस, मार्स इन 7th हाउस और मून इन 10th विदाउट इन्फ्लुएंस। जब सैटर्न दूसरे घर में बैठा हो या सूर्य दूसरे घर में बैठा हो, मंगल 7वें घर में बैठा हो, 7वें घर से बैठ के मंगल दूसरे घर को देखता है क्योंकि 8वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। मून इन 10th हाउस, चंद्रमा जब 10वें घर में बैठा हो तो भी डेफर्मिटी आ जाती है। तो ये डेफर्मिटी का कोई समय नहीं होता। डेफर्मिटी का ऐसा नहीं होता कि कई बार आप देखते हैं कि 50 साल के बाद लेडीज़ के घुटने खराब हो जाते हैं, जेंट्स के घुटने खराब हो जाते हैं, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, वो भी ऐसे चलते हैं जैसे कोई रॉबोट चलता है। तो वो उस समय जैसे हालात होते हैं उस समय खराब हो जाती हैं। लेकिन जन्मपत्री में इसका प्रभाव पहले से जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन आ जाता है। टाइमिंग ऑफ इवेंट बताती है कि ये कब होना कब है। सैटर्न, राहु और केतु इन लगना, सैटर्न राहु या सैटर्न केतु लगन में बैठे हों और जो लगन का स्वामी है वो 6, 8, 12 में से किसी एक तरह के हाउस में हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। वीक और इल प्लेस्ड सन, सूरज कमजोर हो और गलत जगह पे बैठा हो या मंगल कमजोर हो, गलत जगह पे बैठा हो, सैटर्न या केतु उसको देखते हो तो भी ये प्रॉब्लम पॉसिबल है। मार्स इन लगना अफलिक्टेड बाई सन एंड सैटर्न, मंगल लगन में बैठा हो, उसको सूर्य या
शनि देखते हो तो भी डेफर्मिटी इन बॉडी आ सकती है। ये कैसे कैसे होती है? कई बार तो बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में उसको डेफर्मिटी हो जाती है। कई बार बच्चा छोटी उम्र में होता है, उसको हो जाती है। कई बार अचानक ही ऐसा कोई बीमारी आती है जिसकी वजह से आपका कोई ना कोई अंग जो है खराब हो जाता है। कई बार बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। वो ये ज़रूरी है कि जन्म पत्री में उसके लक्षण होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दशा अंतरदशा में कब वो बात कही गई है। कई बार आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीने वाले 50 साल की उम्र में सोटी पकड़ लेते हैं, 60 साल की उम्र में सोटी पकड़ लेते हैं, वो डेफर्मिटी आ जाती है। पैरालिटिक अटैक हो जाता है, फिर भी डेफर्मिटी आ जाती है। हाथ अच्छी तरह से काम नहीं करते, पाँव अच्छी तरह से काम नहीं करते। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो भी डेफर्मिटी आ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो हाथ अच्छे भले, पैर अच्छे भले होती हैं, लेकिन वो वजन ही नहीं ले पाते बॉडी का। ये सब बातें दशा अंतरदशा और गोचर के साथ मिलके ही आपको सीखनी पड़ेंगी। दशा आप पढ़ चुके हैं, गोचर आप प्रवीण 2 में पढ़ चुके हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ा दी गई है। आगे वाली क्लास जो है विशारद 2 जो है आपके लिए दशा को डिटेल में पढ़ाएंगे। लॉन्जिविटी आप पढ़ चुके हैं तो उसके लिए ट्रांजिट भी आपका डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसमें ट्रांजिट के नेक्स्ट टूल जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। नक्षत्रा ट्रांजिट पढ़ाया जाएगा। वैदिक ट्रांजिट प्लैनेट्स आप पढ़ चुके हैं, नक्षत्रा ट्रांजिट आपको प्रवीण ये विशाल 2 में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद गोचर लगाना आपको बताया जाएगा कैसे लगता है। सर्वतोमुद्रा आपको पढ़ाया जाएगा। सप्तशलाका आपको पढ़ाया जाएगा। कक्षा आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके काम आएगी कि कब डिजीज़ ने होना है। आगे डिजीज़ ऑफ बोन्स, हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं उनमें से सबसे बड़ी बीमारी है टीबी। वैसे तो टीबी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो इसका स्थान है हमारा प्राइमरली इफेक्ट्स लंग्स। ये ज़्यादातर ये ना प्राइमरली लंग्स को इफ़ेक्ट करती है और उसके साथ ब्लड के साथ साथ हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। ज़्यादातर ये जो बोन की जो टीबी है वो हो जाती है, लंग्स की टीबी ज़्यादा हो जाती है। ये टीबी जो है कंटिन्यूअस डिजीज़ ना होकर एक बीमारी है जो ठीक हो जाती है। संक्रामक बीमारी नहीं है ये एक तरह ये काबी नहीं है और इससे संक्रमण फैलता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि टीबी के साथ जो रहने वाला, टीबी मरीज के साथ साथ रहने वाला बंदा है उसको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड के साथ या उसके रहने के साथ, सांस के साथ उसको टीबी ना हो जाए, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। और द टाइप ऑफ पेन डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द टीबी। पेन कैसी होगी, कितनी होगी, ये आपको बताया जाता है कि टीबी कहाँ पे है। स्पाइनल टीबी होती है जो रीढ़ की हड्डी को पड़ जाती है। और उसके बाद थोरैसिक पार्ट ऑफ द स्पाइन। थोरैसिक पार्ट कौन से होते हैं? लंग्स के पीछे वाली जो हड्डी होती है, 12 उसके हड्डियाँ होती हैं, T12 वो होती है। थोरैसिक पार्ट होता है आपका जो रिब्स, जहाँ आपकी लंग्स के ऊपर आपके जो छाती की रिब्स जहाँ पे मिलती हैं उसको थोरैसिक पार्ट बोलते हैं, वहाँ पे टीबी हो जाती है। और ये जो कांस्टेंट पेन देती है, इसको जो वायरस है इसका, वो कई बार ऐसा भयानक भी हो जाता है कि बंदे को पैरालिसिस का अटैक भी हो जाता है। जो लोअर बॉडी आपकी है वो काम करना बंद कर देती है। टीबी जॉइंट टीबी भी हो जाती है। टीबी में जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ईचिंग होती है, पेन होती है, स्टिफनेस आ जाती है और उसके बाद वो जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देती है, इतनी खतरनाक होती है। और ये हिप में हो जाती है, हिप जॉइंट को भी ये ख़राब करती है। ये नी घुटने में हो जाती है, वहाँ पे भी ये ख़राब करती है। ये कहाँ होगी, कैसे होगी, लोकेशन आपको कैसे पता चलेगी, ये आपको एक पुरुष की फोटोग्राफ पहले प्रवीण जब आपका जो विशाल वन में आपका शुरू हुआ था बताया गया था, मैं दोबारा आपके पास भेज दूंगा।
कौन सी राशि वहाँ पड़ी है, कौन सा नक्षत्र वहाँ पड़ा है, नक्षत्रा पुरुष राशि पुरुष के जो स्केल्टन आपके पास भेजा हुआ है, उसकी ड्राइंग भेजी हुई है, उसके आपको पता चल जाएगा ये कहाँ होगी। एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, ज्योतिष में इसको कैसे देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस दूसरी राशि वृषभ जिसको बोलते हैं, वर्गो जिसको कन्या राशि बोलते हैं छठी राशि, कैप्रिकॉर्न 10वीं राशि जिसको मकर राशि बोलते हैं, और दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर जिसके ये काल पुरुष की कुंडली में स्वामी है। उनके उन दो घरों में जो 3 घरों में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके स्वामी इसकी सीट है। सैटर्न और सन, शनि और सूर्य इसके कारका प्लैनेट है। राहु इज द मेन प्लैनेट काजिंग द डिजीज। राहु, इसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि राहु जो है वो इन्फेक्शन का कारक है, बैक्टीरिया का कारक है, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलती है। द प्लेस ऑफ डिजीज इन द बॉडी विल डिपेंड ऑन द हाउस प्लैनेट विच राहु एस्पेक्ट और एसोसिएटेड विद। कहाँ ये टीबी होगी, ये राहु जहाँ बैठा है वो कर सकता है, या जहाँ राहु देख सकता है वहाँ ही टीबी हो सकती है। ये आपको कहाँ देखना पड़ेगा। देखो, अब राहु की एक जगह राहु बैठ गया, एक राहु की 5वीं दृष्टि होती है, उस घर को भी तकलीफ दे सकती है। एक राहु की 9वीं दृष्टि होती है, उसको भी तकलीफ दे सकती है। इस तरीके से हमने देखना है कि राहु देख कहाँ रहा है। सामने केतु होता है तो हमने 7th एस्पेक्ट इसका, केतु न्यूट्रल कर जाता है। कुछ लोग 7th एस्पेक्ट लेते भी हैं, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप 7th एस्पेक्ट को हम जहाँ केतु लेंगे तो केतु में वो होगा, केतु का क्या करेगा, यदि 7th भाग में होती है, 7th एस्पेक्ट की जगह होगी तो केतु उसको खराब कर देगा, केतु डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ लो यदि 7th हाउस में, राहु के 7th हाउस में होती है तो वो हड्डी गल जाएगी, जहाँ पे हुई है वो रिपेयर नहीं होगी। आप ये बात ध्यान से सुनना कि जो केतु है डिटीरियोरेट करता है, अब्रास करता है, घसाता है हमारी चीज़ों को। हाँ जी, तो इसलिए 7th और राहु के 7th हाउस में टीबी का होना ज़्यादा खतरनाक होता है। बोन मैरो की टीबी भी होती है। सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कैविटी, बोन गवर्न बाय द मार्स, वो बोन मैरो का मार्स ही मालिक है। जब ये वाटरी साइन में होता है मार्स तो बोन मैरो की टीबी होने का खतरा बना रहता है। आगे आ गया बोन कैंसर। बोन कैंसर इज नियोप्लास्टिक अबनॉर्मल ग्रोथ। अबनॉर्मल ग्रोथ जहाँ भी होती है उसको हमारा शक जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है। जब ऐसी जो टिश्यू हैं बोन में चले जाती हैं, किसी बोन की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो हम उसका टेस्ट करते हैं, बायोप्सी लेते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है। और प्राइमरली इसको जो हम ग्रुप करते हैं, ये बोन में, बोन ड्राइव्ड सेल्स में, सेकेंडरी सेल्स में, और ये हमारे जब बोन की टीबी हो ही गई तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं जहाँ भी हमारी हड्डियाँ हैं वहाँ तक ये फैल सकती है। ये 2 तरह की होती है, बिनाइन और मिलिग्नेंट। बिनाइन ऐसी होती है जो बीमारी तो है, लगता तो है कैंसर है, लेकिन वो फैलने वाली नहीं है। मिलिग्नेंट होती है जो कैंसरस होती है। जो कैंसरस होती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है टीबी के द्वारा, वो इसको बोन कैंसर कर देती है। कई बार बिनाइन होती है तो बहुत देर तक बोन कैंसर चला रहता है, लेकिन जब मिलिग्नेंट आ जाए, जल्दी से फैलने वाला जाए तो जल्दी खराब कर देता है। द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर एनी टाइप ऑफ ट्यूमर इंक्लूड्स जांग की हड्डी। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। जो हमारे कुल्ले की हड्डी होती है, हमारा पेल्विक एरिया होता है जिसको टिबा बोलते हैं, वहाँ पे इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। द मिलिग्नेंट बोन ट्यूमर इंक्लूड्स ऑस्टियोस्कॉर्मा, कैंड्रोस्कॉर्मा जैसी, फिबोस्कॉर्मा, मल्टीपल मेलमा इज ए हेमाटोलॉजिकल कैंसर ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो। जब बोन मैरो का कैंसर होता है उसको हम हेमाटोलॉजिकल कैंसर बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ बोन कैंसर इज पेन। सबसे बड़ी है जब हड्डी की बीमारी होती है, पेन बहुत होती है, विच ग्रेजुअली इंक्रीज विद टाइम, जो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसमें पेन किलर पेशेंट को देना जरूर पड़ता है। एडिशनल सिम्टम में इंक्लूड स्वेलिंग। इसके जो एडिशनल सिम्टम है उसमें स्वेलिंग देख सकते हैं, फटीग, थक जाना देख सकते हैं।
बुखार का आना भी इसका एक सिम्टम होता है। वेट लॉस, अनीमिया बंदे को हो जाता है। मैनी पेशेंट मे नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम, किसको पता ही नहीं चलता सिम्टम, जब तक पता नहीं चलता, जब तक टेस्ट नहीं कराते। वाइल इन सम केस ए बोन मे गेट वीकन काजिंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कई बार तभी सामने आ जाता है जब हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं, तो डॉक्टर को शक होता है, वो आपका टेस्ट करवाता है तो उसमें निकलता है कि बोन कैंसर है इसको। इसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये डिजीज़ को, कैंसर कहीं भी है, उसका राहु का होना जरूरी है। राहु कंट्रोल करता है, सैटर्न कंट्रोल करता है, सूर्य को इसमें देखते हैं क्यों हड्डियों का कारक है, मंगल यहाँ ब्लड का कारक है, हमारे मसल्स का कारक है। तो इसलिए चार जो है सैटर्न, राहु, सन, मार्स, इनके ऊपर की अफ्लिक्शन का देखना बहुत ज़रूरी होता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिजीज, हाउस अमंग 8 to 11 में बी अफ्लिक्टेड। 8वें घर से लेकर 11वें घर तक कोई भी अफ्लिक्शन हो सकती है, कहीं किसी हाउस को अफ्लिक्शन हो सकती है। जिसको ज़्यादा अफ्लिक्शन होगी उसी जगह पे बोन कैंसर हो सकता है। 11वें घर में जो हड्डियाँ होती हैं बोन कैंसर की, वो हमारा सी सेक्शन ऑफ द स्पाइन, थंबल सेक्शन ऑफ द स्पाइन होता है। 10वें घर में हमारे यदि हम देखें तो हमारा एल सेक्शन हो जाता है स्पाइन का, घुटने हो जाते हैं हमारे, हाँ जी। और 10वें घर में हमारे आ जाते हैं, 9वें घर में हमारे थाइज आ जाते हैं। और इसके साथ का हमारा सैक्रम सेक्शन स्पाइन का आ जाता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है। और उसके बाद 8वां घर आता है। 8वें घर में टेल बोन आ जाती है स्पाइन की, तो ये सब आपने पढ़ रखा है। टेल बोन आ जाती है स्पाइन की, पेल्विक बोन आ जाती है हमारे स्ट्रक्चर की, क्योंकि जो टेल बोन है वो पेल्विक को उठा के रखती है, पेल्विक को। ये सारा एरिया है जहाँ जहाँ जौन से घर में होगा वो वहाँ की ये बोन कैंसर इंसान को हो सकता है। अब फ्रैक्चर ऑफ द बोन है, सेम है जो हमने बोन कैंसर में पढ़ा है। राहु को रिमूव कर दिया, बाकी सब प्लैनेट रहेंगे। फ्रैक्चर ऑफ बोन्स चलेगा, सूर्य अफ्लिक्टेड होना चाहिए। और एक सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स इंग्लिश में। वो सूखा जो होता है वो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी के वजह से सूखा रोग हो जाता है। उसमें भी हमारा जो विटामिन डी है कैल्शियम की कमी के द्वारा होता है। उसमें डायरिया भी हो जाता है, इंसान को वॉमिटिंग भी आने लग जाती है। और इसका जो एस्ट्रोलॉजी का रीजन है वो भी सूर्य, क्योंकि सूर्य ही हमारा विटामिन डी है, सूर्य ही हमारा बोन मैरो है, सूर्य ही हमारी हड्डियों को ताकत देता है। एंड सैटर्न उसको कारका है इस डिजीज़ का। सैटर्न जहाँ भी होता है वो ख़राब करता है। तो ये लगन और लगनेश वीक होंगे तभी सूखे का रोग होगा। ये तो हमारी आज की जो एक चैप्टर था, हमारा 10वां घर है। 10वां घर मैंने ख़त्म करवाया है आपको। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।